हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में मैंने आपको डबल काउंटिंग का एक कंसेप्ट समझाया और मैंने कहा था इस क्लास में हम जीडीपी और वेलफेयर के बारे में टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं, हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक करंट प्राइसेस पर, एक कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो नेशनल इनकम जो हम निकाल रहे हैं एट करंट प्राइसेस और एट कांस्टेंट प्राइसेस, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस की और साथ में कंपेयर करेंगे हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस की। ओके, इन दोनों में क्या फर्क है। ये नेशनल इनकम जो करंट प्राइसेस पर है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। डेफिनेशन तो वही है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, बट इट इज मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर के प्राइसेस पर अगर कोई चीज नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, उसको बोलेंगे हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। और ऐसे अब कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस में हम बात करते हैं इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, लेकिन मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। अब ये बेस ईयर कौन सा होता है? देखो, बेस ईयर वो प्राइस ईयर है जिस साल ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। देखो, प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, कभी बहुत ज्यादा ऊपर हो रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा नीचे हो रहे हैं, तो वो अगर ऐसा साल है जिससे ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हुई हो तो उस साल को बेस ईयर ले सकते हैं। तो बेस ईयर हमारा लास्ट ईयर भी हो सकता है और आज से 4 साल 5 साल पहले का भी ईयर हो सकता है। तो बेस ईयर जैसे पहले 2011-12 था, उसके बाद अब 2015-16 को बेस ईयर मान के अगर हम चलते हैं, तो अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी उस पुराने साल के हिसाब से तो कहलाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, और करंट प्राइसेस पर यानी आज की प्राइस कैलकुलेट की जाएगी तो कहलाएगी नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इट इज नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, और इसको बोलते हैं हम रियल नेशनल इनकम। तो नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। अब इसमें एक और चीज है, ये जो है ना करंट प्राइसेस पर जो हम नेशनल कैलकुलेट करते हैं, इट डजंट शो द ट्रू पिक्चर, इट डजंट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा शो करेगा, शोज अ ट्रू पिक्चर, इट शोज अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। वो कैसे करती है मैं आपको भी करके बता रहा हूं। तो ये 3 मैंने डिफरेंस बता दिए। पहले तो नंबर 1 और डिफरेंस ये था हमारा बेस प्राइस पर, इसको हम नेशनल इनकम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं, इसको हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। ये आपको ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगा, जबकि ये एक्चुअल में ट्रू पिक्चर शो करेगा। ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आज 100 यूनिट्स बनाए, ये करंट में बना रहा हूं, करंटली मैं 100 यूनिट्स बना रहा हूं और
करंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूं करंट प्राइजेस से, तो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए है, तो मेरे पास जो जीडीपी निकल के आ रही है दैट इज 1000 रुपीज। ओके, अब अगर ये 100 यूनिट्स हैं और 100 यूनिट्स करंट की क्वांटिटी में प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ के जीडीपी बन जाती है 1200 रुपए, तो 1000 से 1200 तो हो गई, लेकिन जीडीपी बढ़ी पर देश में आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं। तो नेशनल इनकम या जीडीपी कैसे बढ़ी? ये प्राइसेस की वजह से बढ़ी, और प्राइसेस बढ़ने से आज कीमतें बढ़ गई हैं। कीमत बढ़ने से अगर जीडीपी हमारी बढ़ती है तो ये कहीं से वेलफेयर का मार्क नहीं है देश के लिए कि आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं है। यहां तक आप ये भी देख सकते हो कि आपका प्राइस 12 रुपए हो गया है पर यूनिट्स आपके 90 हो गए हैं, तो 90 यूनिट्स को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी जीडीपी 1080 आ जाए, जो अभी भी 1000 से ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद यहां देख रहे हैं कि आउटपुट कम हो गया है और प्राइसेस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। अब सोचो अगर जीडीपी बढ़ रही है और उसमें आउटपुट गिर गया देश का, तो वो कहां से देश का वेलफेयर शो करेगा, कहां से ट्रू पिक्चर शो करेगा? जो हम यहां कह रहे थे कि ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगा देश की, डजंट शो द ट्रू पिक्चर, क्योंकि यहां पर हम प्राइसेस बढ़ने की वजह से आउट जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात मान के चलते हैं, ये तो हमने करंट के हिसाब से सोचा था, अब बेस ईयर के प्राइसेस सोचो। मेरे पास जो करंट की क्वांटिटी है और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर का प्राइस। अब बेस ईयर का प्राइस मान के चलते हैं कि 2015 में वो चीज 8 रुपए की थी, तो अगर मैं 100 यूनिट्स में आज बना रहा हूं या मैं बना रहा था अब से 1 महीना पहले, तो मेरी जीडीपी जो निकलती है वो बेस ईयर प्राइस पे 800 निकलती है। अब बेस ईयर का प्राइस उतना ही है और मेरी क्वांटिटी बढ़ के 150 हो जाती है। इसका मतलब मेरे पास टोटल जीडीपी बन गई 1200 रुपीज। अब ये जीडीपी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी जो बढ़ी है प्राइस की वजह से नहीं, ये आउटपुट की वजह से बढ़ी है। मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है, मैंने 100 से कंपेयर किया है इसको, 100 पर अगर 150 हो गए हैं तब मेरी पास क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ये जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि ये एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसका मतलब जब हम करंट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि जीडीपी में राइज ड्यू टू राइज इन प्राइजेस, नॉट ड्यू टू राइज इन क्वांटिटी। लेकिन जब हम बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा बेस का प्राइस तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये रियल नेशनल इनकम कहलाएगी, क्योंकि यहां पर जीडीपी बढ़ रही है, इट इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी, नॉट ड्यू टू राइज इन प्राइजेस। तो ये डिफरेंस है आपका नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम का, यानी करंट, ये आपकी नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस के बीच में। अगर आपको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस पर निकालना है, मतलब कि रियल नेशनल इनकम निकालनी है, तो आप रियल नेशनल इनकम निकालने के लिए जो आपके पास करंट प्राइसेस पर यानी कि नॉमिनल नेशनल इनकम निकलती है, उसको आप डिवाइड करो प्राइस इंडेक्स से, यानी जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स होगा उस प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कांस्टेंट प्राइसेस पर यानी रियल नेशनल इनकम निकल आएगी। तो ये जो हमारे पास है ये आपकी रियल नेशनल इनकम है और ये आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम का एग्जांपल था, ठीक है ना। और ये रियल नेशनल इनकम का मैंने कन्वर्ट, कैसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम से रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको चीज बताई। क्योंकि मैं आपको चीज बता रहा हूं, जो मीनिंग बता दिया मैंने आपको, लेकिन जो ये बढ़ रही है, ये नेशनल में करंट प्राइसेस बढ़ रही है, ये दो तरीके से बढ़ सकती है। ये प्राइस की वजह से भी बढ़ सकती है, यहां लिख देता हूं, इट मे राइज, नेशनल इनकम जो बढ़ सकती है इट मे राइज ड्यू टू प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों वजह से ये आपकी नेशनल इनकम बढ़ सकती है। लेकिन ये जो रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी, इट विल राइज ओनली ड्यू टू राइज इन क्वांटिटी। बिना क्वांटिटी बढ़े ये रियल नेशनल इनकम आपकी नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। तो ये मैंने बात एग्जांपल भी देख लिया और इसका न्यूमेरिकल भी देख लिया, और साथ साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट क्वांटिटी को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीडीपी निकलेगी, जो कि निकलेगी आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम की, और ये करंट क्वांटिटी को बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी निकलती है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस यानी कि रियल नेशनल इनकम। ओके, अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक टॉपिक है, वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ये मैंने आपको जो बताया लगभग वही चीज। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है? नॉमिनल जीडीपी जैसे वहां बताया था, ये हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस पर। मैंने वहां भी ये बताया था, जब हम करंट ईयर से कैलकुलेट करेंगे तो नॉमिनल, और बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे तो रियल। तो
नॉमिनल जीडीपी को हमें कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं करंट प्राइसेस पर, यानी कि मार्केट वैल्यूज ऑफ प्रिवेलिंग ईयर करंट ईयर, जबकि रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट ईयर यानी बेस ईयर प्राइस के बेस पर। ये मैंने पहले बताया। नॉमिनल जीडीपी से हम प्राइस की फ्लक्चुएशंस मेजर करते हैं कि प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस मेजर हो जाती हैं। लेकिन रियल जीडीपी से हमें मदद मिलती है देश की ग्रोथ और परफॉर्मेंस पता लगाने की, कि देश की ग्रोथ हो रही है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, एक्चुअल में वेलफेयर बढ़ रहा है, तो वो हमारा रियल जीडीपी मेजर करेगा। नॉमिनल जीडीपी को नॉमिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देश की ग्रोथ ऑफ आउटपुट दिखाता है मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि इसके अंदर प्राइस इफेक्ट होता है, जबकि रियल जीडीपी के अंदर हम सिर्फ आउटपुट की ग्रोथ दिखा रहे हैं, रियल टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में इसका कहीं प्राइस इफेक्ट शो नहीं होता। तो अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो बेटर कौन सा है, विच वन इज बेटर? बेटर में देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर। रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है क्योंकि इसमें प्राइस इफेक्ट शो नहीं हो रहा, यहां सिर्फ आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगी, अदरवाइज ये कहीं से भी नॉमिनल जीडीपी बेटर पिक्चर शो नहीं कर सकता। रियल जीडीपी एक्चुअली में कंपैरिजन दिखाता है कि कितना कितना हर साल में कितना कितना हमारा चेंजेस हुई हैं, वो सब कुछ शो कर पाएगा। ये रियल जीडीपी आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कर सकता है कि हमारी कंट्री बाकी कंट्री के मुकाबले में कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सब चीजें हम रियल जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको रियल जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मैंने वहां बताया था सेम वही तरीका, वहां पे बताया था रियल नेशनल इनकम का, सेम ऐसी रियल जीडीपी का। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करो प्राइस इंडेक्स से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो इसको ऐसे कर सकते हो, रियल जीडीपी से अगर नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो रियल जीडीपी को मल्टीप्लाई करो प्राइस इंडेक्स से और 100 से डिवाइड कर दो, तो नॉमिनल जीडीपी निकल आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं अगर हम कि मेरी क्वेश्चन के अंदर रियल जीडीपी गिवन है, रियल जीडीपी गिवन है 200 और इंडेक्स गिवन है 110, तो नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी? तो कोई भी फॉर्मूले से कोई भी चीज निकाली जा सकती है। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए आप रियल जीडीपी यानी कि 200 को मल्टीप्लाई करो 110 से और 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका 220 रुपए आपका आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला याद कर लो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर वही चीज है जो मैंने आपकी बात की थी इंडेक्स की। तो डिफ्लेटर निकालने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को डिवाइड करते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों को डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका डिफ्लेटर निकल आएगा। डिफ्लेटर वही है जो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू निकल के आती है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। तो इससे कोई भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो नॉमिनल और रियल जीडीपी के। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है सेंस ऑफ वेलबींग, यानी कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है सेंस ऑफ वेलबींग विच आर अफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे नेशनल इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इनसे जो असर पड़ता है वो कहलाता है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी आदमी का वेलबींग कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पोल्यूशन, आज़ादी, लिबर्टी हो गई, और इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, ये पर कैपिटा रियल जीडीपी के अकॉर्डिंगली इंडिकेट करता है। अगर देश के अंदर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है मतलब देश का वेलफेयर बढ़ रहा है। ये माना जाता है, साइन माना जाता है कि पर कैपिटा जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर आर पॉजिटिवली रिलेटेड, कि दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, पर कैपिटा जीडीपी कम होगी तो वेलफेयर कम हो जाएगा। पर क्या हर बार सच होता है ये जो चीज मान के ना, जीडीपी को हम मान के चलते हैं कि जीडीपी इज एन इकोनॉमिक इंडेक्स, कि जो पर कैपिटा जीडीपी है वो जीडीपी को हम एक इंडेक्स मान के चलते हैं। जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बट क्या यह हर बार सच है, हर कंडीशन में ठीक है कि जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी वैसे वेलफेयर बढ़ेगा? ये जरूरी नहीं है। तो कई बार ये चीजें प्रूव नहीं हुई थी। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर
कि क्या पर कैपिटल रियल जीडीपी की लिमिटेशंस हैं, कि क्या वो इंडिकेट करता है देश का वेलफेयर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो देश की है वो बढ़ रही है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल पुअर। देश की ग्रोथ हो रही है, लोग अभी भी गरीब हैं, अभी भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो हमारा क्वेश्चन कई तरीके से बनता है कि पर कैपिटल रियल जीडीपी की लिमिटेशंस बताओ, कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। यह क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो देश की बढ़ रही है वो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन लोग जो है वो गरीब हैं, या बहुत सारा पोल्यूशन भी है उसके बावजूद ग्रोथ हो रही है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जीडीपी और वेलफेयर में हो सकता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, तो किन किन केसेस में हो सकता है, यही पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। ये पाया गया कई इकोनॉमीज के अंदर कि इतना बड़ी ग्रोथ होने के बावजूद, जीडीपी में इतनी बड़ी ग्रोथ होने के बावजूद अभी भी समस्याएं देश के अंदर हैं। अभी भी उन कंट्रीज में समस्याएं जैसे कि स्टारवेशन है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, करप्शन बहुत है, एनवायरमेंटल लगातार खराब हो रहा है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस बिगड़ा हुआ है। यानी कि ये बताता है कि रियल पर कैपिटल जीडीपी के अंदर लिमिटेशंस हैं, जो एक्चुअल पिक्चर शो नहीं कर पा रहा, देश का वेलफेयर शो नहीं कर पा रहा। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि जो ग्रोथ इन जीडीपी है वो ये नहीं बता पाता कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है। तो पहला पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का है, क्योंकि होता क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है, पर जीडीपी बढ़ने के बावजूद देश के अंदर इनइक्वालिटीज बढ़ रही है। कैसे होता है? हो सकता है कि जीडीपी जो बढ़ रही है ना, वो कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से बढ़ रही है। कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल्स हैं देश के अंदर, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो रिच होते चले जा रहे हैं, जबकि बाकी सब तो गरीब हैं। तो सिचुएशन बन सकती है कि जो देश की जीडीपी बढ़ रही है वो इन कुछ लोगों की वजह से बढ़ रही है। इसका मतलब लगातार जो गैप है वो रिच एंड पुअर के बीच में बढ़ता जा रहा है। और जीडीपी जो है ना, यही चीज आप नहीं बता पाता। जीडीपी तो बढ़ती दिखाई दे रही है, पर किसकी वजह से? इन अमीर लोगों की वजह से, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो वेलफेयर हो सकता है ना बढ़े, तो ये देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो वेलफेयर में नॉट राइज। यहां पर देख रहे हैं कि वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल मे नॉट राइज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार होगा, इसलिए मे नॉट राइज, हो सकता है ना बढ़े जितना कि जीडीपी बढ़ रही है। एज राइज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ रही है पर उतना वेलफेयर ना बढ़ रहा हो। कारण यह है कि वो जो बढ़ रही है वो कुछ खास अमीर लोगों की वजह से बढ़ रही है। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं जीडीपी बढ़ने से जरूरी नहीं कि देश का वेलफेयर हो। दूसरा पॉइंट है कॉम्पोजिशन, कि क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस देश में बनाए जा रहे हैं। ये भी कई बार जीडीपी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि देश में जो चीजें बनाई जा रही हैं वो कौन सी हैं। देयर में भी राइज इन जीडीपी, जीडीपी जो बढ़ सकती है हो सकता है इस वजह से हो कि वो कुछ खास जैसे डिफेंस के गुड्स हैं वो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन देश के अंदर बन रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उससे देश का वेलफेयर बढ़ रहा हो। ऐसे ही कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोडक्शन बढ़ रही है, बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रही है, जैसे डिफेंस के लिए वार टाइम गुड्स हैं या पीस टाइम गुड्स हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट्स देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, लिकर है, टबाकू है। पर क्या लिकर टबाकू की प्रोडक्शन बढ़ने से देश का वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। अब देश के अंदर लिकर टबाकू बढ़ रहे हैं या फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो ये तो पता ही नहीं लग पा रहा। सिर्फ ये पता लगा पा रहे हैं कि हाँ देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो अगर देश में लिकर और टबाकू की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वेलफेयर कहां से बढ़ रहा है? देश के अंदर वार टाइम गुड्स बढ़ रहे हैं, मतलब ये देश में टेंशन ज्यादा है, तो वेलफेयर कहां से बढ़ रहा है? तो इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ जाए, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बट हमारे यहाँ यही जीडीपी की इंपॉर्टेंस यही है कि ये सिर्फ दिखाता है मनी वैल्यू, कि हाँ जीडीपी इतने परसेंटेज बढ़ गई, इतने रुपए से बढ़ गई, इतने करोड़ रुपए से बढ़ गई। बट इसके अंदर क्या क्या चीजें बढ़ी हैं ये चीज शो नहीं कर पाता। इसका मतलब ये बढ़ने से भी देश का वेलफेयर नहीं बढ़ा, ये इंडिकेट नहीं करता देश में इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको मनी की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि हाउसवाइफ की सर्विसेज। अब हाउसवाइफ की सर्विसेज हैं जो वो घर के लिए काम कर रही है। अगर हम बात करते हैं मेड की, तो मेड अगर घर में आके काम करे तो उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं, लेकिन हाउसवाइफ की सर्विसेज को हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एस्टिमेट नहीं हो सकता जीडीपी के अंदर, क्योंकि या तो इधर डाटा नहीं होता या फिर इनकी वैल्यूएशन करनी ही मुश्किल है, और वैसे तो कैलकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? इनका अगर कैलकुलेट करने की कोशिश भी की जाए तो इमोरल है, गलत है। तो या तो डाटा अवेलेबल नहीं है, डिफिकल्टी है वैल्यूएशन करने में, और या फिर इनको करा ही नहीं जाता, कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये सर्विसेज वेलफेयर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी देश में जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होता, इनकी एस्टिमेशन कभी नहीं की जाती। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे किचन गार्डनिंग का एग्जांपल भी दे रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं कई फार्मर्स हैं गांव के अंदर जो अभी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम यूज कर रहे हैं। उस बार्टर सिस्टम के अंदर भी हो सकता है कि देश के अंदर कई चीजें काउंट ना हो, क्योंकि वो तो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी एक्सचेंज मार्केट में जा नहीं रहा।
तो कई सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैं जो देश के अंदर वेलफेयर शो नहीं कर सकती या वो चीज जीडीपी के अंदर काउंट नहीं हो रही। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब है दूसरा फोर्थ पॉइंट, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है दो तरीके से, जिसमें कि एक बाहरी चीजें हैं, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स और हार्म्स हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स को, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं, बट वो जीडीपी के अंदर कई बार काउंट नहीं होता। जैसे बेनिफिट्स की बात करेंगे तो बेनिफिट्स को बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और हार्म्स को बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे यहाँ पर हाईवे बनाया गया, फ्लाईओवर बनाया गया, इससे हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गई, जर्नी टाइम कम हो गया, फायदा हो गया, फायदा हो गया। और एक और एग्जांपल लेके चलो, मान लो हमारे घर के आसपास किसी ने बगीचा बनाया जिससे बहुत फायदा हो रहा है, हमारे ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है, लेकिन क्या हम लोग उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? उसने इतना काम किया, हमारे लिए फायदा हुआ, लेकिन इसमें हम उसको कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो चीज जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। मतलब वेलफेयर तो हो रहा है पर वो वेलफेयर काउंट नहीं हो रहा देश के अंदर, मतलब वो अंडर एस्टिमेटेड है। ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर हो सकता है कि देश के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हमारे घर के आसपास फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन फैक्ट्रीज बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये नुकसान हो रहा है। तो अगर उसके वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो वो मुझे कंपेंसेट नहीं कर रहा, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, देश की डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तो वेलफेयर कहां से बढ़ रहा है? और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेनिफिट पहुंचा रही है पर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, वेलफेयर बढ़ रहा है पर वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा। तो फ्लाईओवर या हाईवेज बनाने से कुछ भी, डू नॉट पे एनीथिंग फॉर दिस हार्म कॉस्ट टू द पीपल फॉर दैट विसिनिटी, इसलिए वेलफेयर इज लेस देन व्हाट इज इंडिकेटेड बाय जीडीपी। तो कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है और कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक और पॉइंट भी है चेंजिंग प्राइसेस, कि जीडीपी हमने पहले पढ़ा था, वो प्राइस बढ़ने की वजह से भी जीडीपी बढ़ सकती है, और प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर कहां से शो करेगा? वो तो कीमतें बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जीडीपी का बिल्कुल हर एक केस के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकती वेलफेयर के साथ। ओके, तो मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझाया कि नेशनल गवर्नमेंट करंट प्राइसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, कौन सा मेथड बेटर है, और साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर और जीडीपी का आपस में रिलेशनशिप कहां तक वैलिड है, ठीक है ना। तो ये सारा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। और इसमें अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, आई विल सॉल्व दैट, जरूर बताऊंगा। और अब आने वाली क्लासेस के लिए और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि इस इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उस पर बहुत फोकस करना। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न कॉमर्स। थैंक यू।